अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और बड़े दिनों बाद आपसे मिल रहा हूं। तो आज हम शुरू करेंगे द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी या द टाइप्स ऑफ एडाप्टिव इम्यूनिटी या द टाइप्स ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, ठीक है, या द थर्ड टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, वो सारा। लेकिन मेन हमारे पास टॉपिक होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। हर साल तकरीबन इसमें से एमसीक्यू या कोई शॉर्ट क्वेश्चन या कभी कभार पूरा लॉन्ग क्वेश्चन उठा के दे देते हैं, तो उस हवाले से ये काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लास्ट लेक्चर को जो है ना थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं उसका, कि उसमें हमने क्या बात की थी कि व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है क्या चीज। एक हमारे पास क्या थी, इन्नेट इम्यूनिटी, जो कि बाय बर्थ होती है, जो जैसे बच्चा पैदा होता है उसके साथ वो इम्यूनिटी उसके जिस्म के अंदर होती है। एक इम्यूनिटी ऐसी होती है जो कि बाय बर्थ नहीं होती, मतलब वो सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म अंदर होता है लेकिन एक्टिव वो नहीं होती बाय बर्थ। जब उसको कोई स्पेसिफिक एंटीजन वगैरह आता है तो वो उसके खिलाफ एक्टिवेट होती है और उसके बाद फिर कई सालों तक ये एक्टिवेट रहती है। उस तरह की इम्यूनिटी को हम कहते थे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो उस लेक्चर के जो मेन पॉइंट्स अगर उसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली एडाप्टिव थी, स्लो है और स्पेसिफिक है। ठीक है, क्या है एडाप्टिव। एडाप्टिव का मतलब क्या है कि ये बाय बर्थ हमारे अंदर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ही वो पैथोजेंस के साथ हमारा एक्सपोजर होता है तो उसके खिलाफ ये इम्यूनिटी एक्टिवेट होती रहती है, एक्टिवेट होती रहती है, और हमारी बॉडी ये लर्न करती है, हमारी बॉडी ये सीखती है कि भाई इस एंटीजन के खिलाफ मैंने किस तरीके का काम करना है। इस एंटीजन के खिलाफ क्या मैंने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करना है, मैंने कोई एंटीबॉडीज को एक्टिवेट करना है, मैंने नेचुरल किलर सेल्स के थ्रू मारना है, मैंने किसी और सेल के थ्रू मारना है, कैसे उसको मारना है, ये हमारी बॉडी बाद में सीखती है जब पहली बार हमारे बॉडी के अंदर वो एंटीजन आता है। तो इस तरह की इम्यूनिटी जो कि खुद को अडॉप्ट करती है, इसको बोलते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा जो मेन पॉइंट था इसका वो ये था कि ये इम्यूनिटी स्लो होती है, कई हफ्ते, कई दिन, कई हफ्ते लग जाते हैं इस इम्यूनिटी को फुल एक्टिवेट होने में। और वो क्यों होता है, क्योंकि भाई पहले ये एंटीजन रिकॉग्निशन होती है, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ये डिसाइड होता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ने इन्वॉल्व होना है या फिर एंटीबॉडी इम्यूनिटी जो मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो इन्वॉल्व होगी। इस सारे डिसीजन के बाद बिलफर्ज अगर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होनी है तो फिर प्लाज्मा सेल्स बनते हैं, उसके बाद एंटीबॉडीज बनते हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनती हैं और उसके बाद उस एंटीजन को मारा जाता है। तो यहाँ पे इस सारे प्रोसेस में कई सारा जो है ना वो टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या हो जाती है, स्लो। ये एक स्लो प्रोसेस है लेकिन बहुत इफेक्टिव प्रोसेस है, याद रखें। तो दो बातें होगी, एक तो ये एडाप्टिव है, मतलब बाय बर्थ हमारे अंदर नहीं होती, इननेट इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है बल्कि एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। और दूसरा क्या है, स्लो है, कई दिन लग जाते हैं इसको एक्टिवेट होने में। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है कि ये स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी का मतलब क्या कि ये कोई स्पेसिफिक एंटीजन आएगा तो उस एंटीजन के खिलाफ ये स्पेसिफिक मैकेनिज्म, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाते हैं, स्पेसिफिक तरीके के सेल्स एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो पैथोजन खत्म हो जाता है। अब अगर उसके अलावा कोई और पैथोजन आता है तो उसके खिलाफ फिर ये वाला सिस्टम और तरह के एंटीबॉडीज बनाएगा, और तरह के सेल्स जो है वो फॉर्म करता है। तो इस तरीके से ये स्पेसिफिक हो जाती है कि टू द स्पेसिफिक एंटीजन एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी आती है, एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट होता है। वो एंटीबॉडी हर पैथोजन के खिलाफ काम नहीं करती बल्कि उसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ वो काम करेगी। तो इस हवाले से हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक भी हो जाती है। तीन पॉइंट्स हो गए, कौन कौन से, एडाप्टिव पार्ट, स्लो है, और हमारे पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। क्या हमारे पास स्पेसिफिक इम्यूनिटी। उसके बाद इसमें मेनली इन्वॉल्व क्या है, इसमें इस इम्यूनिटी में मेनली लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स ये इन्वॉल्व होते हैं। इसको आराम से हम डिस्कस करेंगे। हम पहले बिल्डअप बना रहे हैं ताकि इम्यूनिटीज के बारे में पता हो। इसके अलावा इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि चाहे वो एंटीबॉडी मीडिएटेड अगर हो तो एंटीबॉडी खुद की किसी पैथोजन को किल नहीं करता, बल्कि वो एंटीबॉडी किसी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को या किसी मैक्रोफेज को, किसी न्यूट्रोफिलर को जो है ना वो अपने पास लाएगा और उसके थ्रू एंटीजन को मार देगा। इसको हम बाद में सीखेंगे, लेकिन ये मेन पॉइंट्स है हमारे पास एडाप्टिव इम्यूनिटी में कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी बेसिकली क्या है, एक ऐसी इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी लर्न करती है, हमारी बॉडी सीखती है कि भाई कैसे
किसी स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ मैंने कैसे उसका मुकाबला करना है, उसके खिलाफ अपनी आर्मी कैसे तैयार करनी है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ एडाप्टिव इम्यूनिटी विच इज स्लो, क्योंकि इसको कई दिन लग जाते हैं एक्टिवेट होने में, एंड स्पेसिफिक, और ये स्पेसिफिक है और इफेक्टिव भी है। और इसमें इन्वॉल्व हमारे पास लिम्फोसाइट्स, जिसके अंदर टी सेल्स, बी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स वगैरह आ जाते हैं, और उसके अलावा कंप्लीमेंट सिस्टम CS जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारे पास लास्ट लेक्चर में कि व्हाट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आज हम देखेंगे कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स क्या हैं, हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे जितने भी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, याद रखना ये सारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स होंगे। तो सबसे पहले अगर हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है एक्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और दूसरी हमारे पास होती है पैसिव एडाप्टिव इम्यूनिटी या फिर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या इसको इन शॉर्ट एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी बोल सकते हैं, दो कैटेगरीज में। अब ये किस बेस पे हुआ है कि भाई जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी गेन करती है, अगर वो इम्यूनिटी हमारी बॉडी खुद गेन करे, क्या करे, खुद गेन करे, तो वो हमारे पास हो जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब उसमें हमारी बॉडी की एनर्जी जाया हो, हमारी बॉडी उसमें अपना काम करे, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और अगर वो इम्यूनिटी कोई किसी और एनिमल में बने और उससे फिर चीजें उठा के हमारी बॉडी में डाल दी जाए, तो वो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी, जिसको कहते हैं मुफ्त की इम्यूनिटी मिलती है। ठीक है, अभी हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, हमारी बॉडी उस इम्यूनिटी के खिलाफ खुद काम करती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। और अगर हमारे बॉडी को रेडीमेड इम्यूनिटी मिल जाए तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, उसको क्या बोलेंगे, पैसिव। तो इस बेस पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डिवाइड किया जा सकता है दो कैटेगरीज में, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक हो गया, एक हमारे पास क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी, एक हमारे पास है पैसिव इम्यूनिटी। अब चाहे एक्टिव इम्यूनिटी हो चाहे पैसिव इम्यूनिटी हो, इनको मजीद हम दो दो टाइप्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो दो मजीद टाइप्स में। जैसे एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं दो टाइप्स में, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब दोनों में फर्क क्या है कि वो जो एक्टिव इम्यूनिटी है, क्या वो नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, या हम उसको मजबूर कर रहे हैं, हम सिंथेसाइज कर रहे हैं वो इम्यूनिटी कि वो हो जाए। एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी मतलब जो कि हमारे मतलब जो मसनूई इम्यूनिटी होती है, जिसको हम किसी लैब वगैरह में तैयार करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो वो इम्यूनिटी गेन हो जाती है। जबकि एक हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी होगी जो कि हमारे अंदर होती है। तो सबसे पहले इसी तरह पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप्स में है, कि वो नेचुरल है, मतलब वो किसी नेचुरल चीज में बनी है, या हमने उसको किसी लैब वगैरह में तैयार किया, किसी आर्टिफिशियल सिस्टम में तैयार किया है, वो वाली इम्यूनिटी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के सबसे पहला पार्ट बनता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। पहला पार्ट क्या बनेगा हमारे पास, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, कुदरती जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और उसमें क्या है कि बिलफर्ज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इजी है कि जैसे ही हमारे पास क्या है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आता है, क्या होता है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आ जाए, तो हमारे बॉडी के पहले सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस जो एक्टिवेट होगा, उनसे कुछ ना हो तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट होगा। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फिर पता चलेगा कि भाई अगर बी सेल्स एक्टिवेट हुए तो वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट होंगे। प्लाज्मा सेल्स आगे एंटीबॉडीज बनाएंगी, एंटीबॉडीज जब बनती हैं वो फिर उस एंटीजन को पकड़ती हैं, पकड़ने के बाद उसके खिलाफ कोई सिस्टम एक्टिवेट करके उसको खत्म कर देती है। तो ये जो इम्यूनिटी होती है इसको बोलेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जो कि नेचुरली हमारे बॉडी के अंदर होता है। हमने बाहर से कोई इमदाद वगैरह नहीं ली, बस एक पैथोजन आया और पैथोजन के खिलाफ हमारी इम्यूनिटी ने काम किया, तो ये हमारे पास नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है। और इसके बदले में देखो, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होगी तो एक तो प्लाज्मा सेल्स बनेंगे जो कि आगे एंटीबॉडीज बना के उस वक्त उस एंटीजन को खत्म कर देंगे। इसके अलावा बी सेल्स एक और तरह के सेल्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं मेमोरी सेल्स। जिसको क्या बोलते हैं, मेमोरी सेल्स, याददाश्त वाले सेल्स। अब ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये जो मेमोरी सेल्स, कि ये जब पहली बार एक्सपोजर होता है किसी एंटीजन का, मतलब इससे पहले वो एंटीजन हमारे बॉडी में कभी नहीं आया, पहली बार एक एंटीजन हमारी बॉडी में आया, एक पैथोजन, एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया, तो हमारी बॉडी बहुत सफर कर गई, लेकिन उस बॉडी ने उस पैथोजन को मार दिया, कवर कर लिया। अब उसके बाद एंटीबॉडीज तो हमारे जो सिस्टम से उसे एक वक्त तक आता है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। लेकिन
क्या होगा अगर अगली बार वो एंटीजन आए, तो क्या दोबारा से हमें इतना टाइम लगेगा उस एंटीजन को खत्म करने में? तो ऐसा नहीं होता। जब सेकंड एक्सपोजर होता है, पहले एक्सपोजर के दौरान क्या है कि एक हमारे पास एंटीबॉडीज बन जाती हैं और अपनी एंटीबॉडीज होती, कहीं और से आती नहीं है, ठीक है। एक तो हमारे पास एंटीबॉडीज बनती हैं, वो उसी वक्त पहले एक्सपोजर में ही एंटीजन को खत्म कर देती हैं। एंटीजन के अलावा, एंटीबॉडीज के अलावा एक और तरह के सेल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं जिसको मेमोरी सेल्स बोलते हैं, और ये कई साल, इवन लाइफ तक फिर ये हमारे बॉडी में होते हैं। और इनका काम क्या होता है कि अगली बार अगर वही सेम पैथोजन दोबारा आए तो ये सारा सिस्टम एक्टिवेट करने की बजाय मेमोरी सेल्स उसको एक्टिवेट करके जल्दी जल्दी से उसी के अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज बना लेते हैं और वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में। तो ये एम सेल्स जो मैंने लिखा है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी के लिए, उसमें मेमोरी सेल्स बनते हैं जो कि सेकंड एक्सपोजर पे फिर बड़ा क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि जब पहली बार फर्स्ट एक्सपोजर किसी पैथोजन का होता है तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में काफी टाइम लेती है, लेकिन जब दूसरी बार सेकंड एक्सपोजर होता है उसी एंटीजन को, तो हमारी बॉडी बड़ा क्विक रिस्पॉन्स करती है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके यही एक रीजन है कि जब पहला एक्सपोजर होता है उससे पहले हमारे बॉडी में उस एंटीजन के खिलाफ कोई मेमोरी सेल्स नहीं होते। पहले एक्सपोजर पे एंटीबॉडीज भी बनती हैं और मेमोरी सेल्स भी बनते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से काफी टाइम लग जाता है फर्स्ट एक्सपोजर के बाद। जब दूसरी बार वही एंटीजन आता है तो क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर अब ऑलरेडी मेमोरी सेल्स पड़े हुए हैं, तो हमारे मेमोरी सेल्स को ऑलरेडी पता है कि इस एंटीजन को किस मैकेनिज्म के थ्रू खत्म करते हैं, तो वो डायरेक्ट उसी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करके उस एंटीजन को खत्म कर देता है। और तो दूसरा जो रिस्पॉन्स होता है, सेकंड एक्सपोजर का जो रिस्पॉन्स होता है, वो क्विक हो जाता है। तो क्या हो जाता है? क्विक। तो दैट वाज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। की नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? दूसरा है हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी या मसनूई एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसके लिए जो सबसे बेहतरीन लफ्ज जो तुम लोगों के जहन में है वो है वैक्सीनेशन। वो क्या है हमारे पास? वैक्सीनेशन। कि वैक्सीनेशन का दूसरा नाम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। अब वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है, हम किसी डीप में नहीं जा रहे कि वैक्सीन कैसे तैयार होती है, ईटीसी, लेकिन बेसिकली होता क्या है, वैक्सीनेशन के दौरान आपको एक वैक्सीन जो है वो या तो सुई के टीके के जरिए, इंजेक्शन के जरिए इंजेक्ट कर दी जाती है, या फिर आपको ओरली एडमिनिस्टर की जाती है, आपको मुंह के जरिए पिला दी जाती है। तो अब उसके बाद क्या होता है कि हमें वो प्रॉपर बीमारी जो है उससे हम थोड़ा सा इम्यून हो जाते हैं। तो वैक्सीनेशन में बेसिकली होता क्या है कि जो हमारे पास बैक्टीरिया हरामी काज करता है एक स्पेसिफिक, या कोई भी वायरस हो, इस तरह को कोई भी किसी चीज के खिलाफ भी वैक्सीन तैयार हो सकती है। तो क्या होता है कि उस पैथोजन को लिया जाता है, उसको या तो एटेनुएट किया जाता है, मतलब अधमरा कर दिया जाता है। एटेनुएट का मतलब क्या है कि उसके जो विरुलेंसी वाले जीन्स हैं, जो उसकी बीमारी काज करने वाले प्रॉपर जो प्रॉपर्टीज हैं, उसको खत्म कर दी जाती हैं और सिर्फ वो प्रॉपर्टीज रह जाती हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवोक हो, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो। तो क्या है कि उस पैथोजन के, उसी स्पेसिफिक पैथोजन जिसकी वजह से वो बीमारी होती है, उस पैथोजन को या तो मार दिया जाता है, किल किया जाता है, या फिर एटेनुएट कर दिया जाता है, उसको कमजोर कर दिया जाता है, और फिर वो जो पार्ट्स ऑफ एंटीजन है उसको इंजेक्ट किया जाता है हमारे अंदर। ठीक है, ओरली भी हो सकता है और इंजेक्शन के जरिए भी हो सकता है। इस तरीके से वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं। तो अब क्योंकि ये वही पैथोजन है जो कि वो स्पेसिफिक बीमारी काज करता है, लेकिन एटेनुएटेड या किल्ड है, मतलब या तो ये मरा हुआ है या फिर ये एटेनुएटेड है, कमजोर है, तो ये ज्यादा बीमारी काज नहीं करेगा। इसलिए तो देखा होगा कि अमूमन वैक्सीन के बाद थोड़े बहुत बुखार वगैरह इस तरह का सीन हो जाता है, लेकिन ये ज्यादा बीमारी काज नहीं करेगा। लेकिन इतना इसके पास एबिलिटी होती है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। इम्यून सिस्टम को क्या कर दे? एक्टिवेट कर दे। तो जब इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा इस पैथोजन के खिलाफ, तो ये बदले में क्या बनाएगा? ये हमारे बदले में एंटीबॉडीज भी बनाएगा और मेमोरी सेल्स भी बनाएगा। क्या बनाएगा? मेमोरी सेल्स भी बनाएगा। अब जब हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स बन जाते हैं तो अब क्या होगा, अगर अभी ओरिजिनल वाला वो पैथोजन आ जाए तो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मेमोरी सेल्स अवेलेबल हैं, तो वो जल्दी से इस पैथोजन को खत्म कर देते हैं और इस तरीके से हमें वो बीमारी नहीं होती और हम कहते हैं कि हमने वैक्सीन ले ली। अब ये जो वैक्सीन है, अभी तुम लोगों ने सुना होगा, जो वो अभी कोरोना का केस जो गुजरा है,
तो कोरोना में देखो, एक हमें पहले वैक्सीन लगाई जाती थी, टीका लगाया जाता था, उसके फिर महीना 2 महीने बाद एक और वैक्सीन का एक बूस्टर टीका लगता था। तो उसका क्या फायदा होगा कि जब पहली बार हमें वैक्सीन दी तो थोड़े बहुत मेमोरी सेल्स बन गए, फिर कुछ अरसे बाद हम दोबारा वही वैक्सीन देते हैं, इसको बूस्टर बोलते हैं। तो जब दोबारा वो वैक्सीन देते हैं तो ये मेमोरी सेल्स एकदम से बूस्ट कर जाएंगे, हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस स्पेसिफिक एंटीजन को मारने वाले जो मेमोरी सेल्स हैं, जो उसको यादाश्त रखने वाले मेमोरी सेल्स हैं, उनकी हमारे पास जो अमाउंट है वो बूस्ट अप कर जाएगी, वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो फिर जितने भी हमारे पास कोई ओरिजिनल पैथोजेंस आए, मेमोरी सेल्स ज्यादा होंगे तो हमारी बॉडी उसको जल्दी से इरेडिकेट कर देगी, उसको जल्दी से खत्म कर देगी। तो ये बूस्टर जो है ये इस मानों में इस्तेमाल होता है कि पहला वैक्सीन जो प्राइमरी वैक्सीन है वो थोड़े बहुत हमारे इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर देते, थोड़े से मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। फिर उसको दोबारा से चेक करने के लिए कि सही है, उसको दोबारा से एक और वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि वो हमारे मेमोरी सेल्स, हमारे जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बूस्ट अप हो जाए, ताकि अगर वो पैथोजन के दरमियान में आ जाए तो हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी सेल्स पड़े हों जो उस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के हम मसनूई तरीके से हमारे अंदर इम्यूनिटी एक्टिवेट कर रहे हैं। कैसे? यहाँ पे मसनूई तरीका था ना कि हम पैथोजन हमने लैब में लिया, उस पैथोजन को या तो एक्टिवेट कर दिया, उसको किल कर दिया, या उसके वो वाले पार्ट्स लिए जो कि इम्यूनिटी को प्रोवोक कर सकते थे, फिर हमने वो पार्ट्स उठाए और बॉडी में इंजेक्ट किए, तो बॉडी ने वही सारा काम किया जो उसका काम है। मतलब उसने तो एक्टिव इम्यूनिटी बनानी थी, उसने तो एंटीबॉडीज बनानी थी, उसने तो मेमोरी सेल्स बनाने थे, तो उसने वो सारा कुछ बना लिया, लेकिन ये चीज ओरिजिनल नहीं आई थी, ये मरी हुई आई थी या फिर अटेन्यूएटेड फॉर्म में थी। तो हमने बॉडी को थोड़ा सा 2 नंबरी पे लगा दिया और हमने मेमोरी सेल्स बना लिए। तो जब हमारे बॉडी में मेमोरी सेल्स आ जाते हैं हमारे बॉडी में, तो हमारी बॉडी इम्यून हो जाएगी। तो अगर उसके बाद ओरिजिनल भी कोई पैथोजन आता है तो हमारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं, तो जल्दी से वो बॉडी से इरेडिकेट हो जाता है, टाइम हमें बचत हो जाती है। तो दैट वाज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। 2 पार्ट्स हो गए। उसके बाद आते हैं पैसिव इम्यूनिटी पे। किस पे? पैसिव इम्यूनिटी पे। अब एक्टिव इम्यूनिटी के दोनों सिस्टम में अगर हम देखें, चाहे वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हो चाहे वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हो, दोनों में हमारी बॉडी खुद ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही थी, खुद ही मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस कर रही थी। मतलब काम एक्टिवली हो रहा था, हमारी बॉडी उसमें इन्वॉल्व हो रही थी, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी कुछ नहीं करने वाली, ठीक है, चाहे वो नेचुरल पैसिव हो चाहे वो आर्टिफिशियल पैसिव हो, उसमें बॉडी कुछ नहीं करेगी, उसको बाहर से रेडीमेड चीजें मिलेंगी। तो उस हवाले से अब देखते हैं कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। तो सबसे पहले नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी क्या है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी के लिए सबसे बेहतरीन एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मदर है, उसके पेट में एक फीटस है, बच्चा है, जिसके गिर्द प्लेसेंटा है, और इस प्लेसेंटा के जरिए क्या है, हमारे पास जो नरिशमेंट की चीजें हैं वो बच्चे में ट्रांसफर होती है थ्रू कौन से? थ्रू प्लेसेंटा। माँ के पेट्स में बच्चा है, अब बच्चे को सारी चीजें मिलती हैं। तो अब इस बच्चे का जो अपना इम्यून सिस्टम है वो प्रॉपरली एक्टिव तो नहीं है, वो प्रॉपरली हो सकता है बना भी नहीं हो, तो फिर इसको बीमारियों से बचाने के लिए होता क्या है कि जो मदर के अंदर जो एंटीबॉडीज बनती है, मदर के अंदर जो क्या है एंटीबॉडीज बनती हैं, वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू इस बच्चे के खून में शामिल हो जाती है। तो अब इस बच्चे ने खुद कुछ नहीं किया, एंटीबॉडीज मदर के बॉडी में बने नेचुरली, और वो एंटीबॉडीज फिर क्रॉस करती हैं प्लेसेंटा को और बच्चे को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से ये बच्चा इम्यून हो जाता है स्पेसिफिक डिजीजेस के खिलाफ। तो ये वाली क्या है, इसमें इस बच्चे ने खुद कुछ भी नहीं किया, इसको रेडीमेड एंटीबॉडीज मिल गई, तो ये हमारे पास हो जाएगी नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या हो जाती है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। उसके बाद एक और एग्जांपल, अगर इस बच्चे की बर्थ हो जाती है और ये बच्चा अभी अभी दुनिया में आ गया है यहाँ पे, तो जब ये बच्चा दुनिया में आ गया है तो अब सबसे पहले जो माँ है जो उसको दूध पिलाएगी, तो जो पहला दूध मेमोरी ग्लैंड से निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो वो जो येलोविश पहला दूध होता है माँ के मेमोरी ग्लैंड से निकलने वाला, वो कोलेस्ट्रम जब बच्चा पीता है तो इस कोलेस्ट्रम के अंदर भी बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि मुख्तलिफ बीमारियों से बच्चे को बचाती हैं। तो यहां पर भी बच्चे ने खुद कुछ नहीं किया, कोलेस्ट्रम के थ्रू एंटीबॉडीज उसको मिली, जिसने उसको जो डाइजेस्टिव गट है उसमें वो एंटीबॉडीज पहुंच गई, जहां से वो फिर खून में शामिल होती हैं। तो यहां पे
कोलोस्ट्रम के थ्रू, यहां पे प्लेसेंटा के थ्रू। इस तरह की जो इम्यूनिटी होती है इसको बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। है कुदरती तौर पर, हमने कोई लैब वगैरह में ये काम नहीं किया, ये नेचुरल काम हो रहा है, चाहे प्लेसेंटा के थ्रू है चाहे कोलोस्ट्रम के थ्रू है। लेकिन यहां पे इस बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है लेकिन बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ये क्या हो जाएगी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अब आते हैं आखिरी पे जिसका है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का भी थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा कि इसमें हम कुछ नहीं करते, किसी और जगह पे कोई चीज बना के हमारे अंदर इंसर्ट की जाएगी। उसके मैं एग्जांपल देता हूं बिलफर्ज, ये हमारे पास घोड़ा है, चाहे तुम कुछ भी समझो, ये हमारा घोड़ा है या गधा है, जो भी है, जो भी सही लगा। अब ये एक घोड़ा है, ठीक है, और यहां पे एक भगोड़ा है, इंसान है, ठीक है, ये एक इंसान है, बस अजीब सा इंसान है, जो भी है। लेकिन क्या है कि इस इंसान को एक सांप ने काट लिया, ये हमारे पास एक सांप है, इस सांप ने काट लिया इस इंसान को, ठीक है, स्नेक वेनम आ गया इसके खिलाफ। तो अब इसके लिए एंटी वेनम की हमें जरूरत होगी। ये जो सांप का जहर हमारे बॉडी में फैला है तो इसके लिए हमें तरियाक की जरूरत तो पड़ेगी, जहर है तो उसका वेनम है तो उसका एंटी वेनम बनाने की हमें तो जरूरत है। तो वो एंटी वेनम पुराने जमाने में कैसे होते थे कि इसी सांप से हम क्या करते थे, इस घोड़े को, हॉर्सेस को या गधों को इसको कटवा देते थे। तो एंटी वेनम जो है वो किस में आ जाता था, घोड़ों में आ जाता था। फिर इस घोड़े का जो इम्यून सिस्टम है वो इस वेनम के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता था। क्या बनाता था, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज इसको एंटी वेनम के तौर पर ये इस्तेमाल होती है। फिर हम क्या करते हैं कि घोड़े के उस खून से एंटी वेनम, वो जो एंटीबॉडीज है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद वही एंटीबॉडीज हम इंजेक्ट करते हैं इस इंसान को। किसको, इस इंसान को वो एंटीबॉडीज इंजेक्ट करते थे जो इस वेनम के खिलाफ थी। तो वो एंटीबॉडीज इस वेनम का असर खत्म कर देती है और हमारा इंसान बच जाता है। तो अब यहां पे अगर हम गौर से देखते हैं तो काम हमने आर्टिफिशियल किया। नेचुरली ऐसा नहीं होता कि ये सांप जाएगा पहले इस बंदे को काटेगा फिर उस घोड़े को काटेगा। हमने क्या किया, हमने इस सांप के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रिपेयर की उस घोड़े में, फिर उस घोड़े से एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट की। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमने इस स्पीशी में डाल दी तो ये भी हमारे पास इम्यून हो गया। तो इस तरीके के जो हमारे पास इम्यूनिटी होती है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसके दौरान भी हमारी बॉडी खुद एक्टिव नहीं हुई, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम कुछ ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ, हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज मिली इसके खिलाफ। अब ये तो एंटी वेनम मतलब स्नेक वेनम की बात की। इसी तरीके से स्पाइडर वेनम हो सकता है, कोई बिच्छू का डंक काट सकता है, या इस तरह की और किसी मसले जो है वो हो सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसकी एक और बेहतरीन एग्जांपल मैं बता देता हूं। अभी जो कोरोना गुजरा है तो कोरोना में एक वक्त वो एक ऐसा चला था कि जिन बंदों को भी कोरोना हो गया हुआ था तो उन बंदों का प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता था और उन पेशेंट्स को दिया जाता था जो कि हमारे पास काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। तो उनमें भी होता क्या था कि हमारे पास कोरोना के खिलाफ जो बंदे इम्यून हो चुके थे उनके ब्लड में उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज थी। वो प्लाज्मा जब हम एक्सट्रैक्ट करते थे तो उस प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट हो जाती थी और वो एंटीबॉडीज फिर हम एक नॉन इम्यून बंदे को देते थे तो उसमें भी थोड़ी बहुत रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते थे। तो वो जो इम्यूनिटी थी वो भी हमारे पास क्या थी, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, कि उसमें हम किसी एक स्पीशीज, अब ये सेम स्पीशीज का भी हो सकता है, मतलब एक इंसान से एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट करके दूसरे में डाल दो, या दूसरी स्पीशीज का भी हो सकता है, मतलब इसके लिए स्पीशीज का सेम होना जरूरी नहीं। तो जैसे यहाँ पे घोड़े के अंदर हमने एंटीबॉडीज प्रिपेयर की, फिर वो एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट की कि इसके इंसान में इंजेक्ट कर दी, तो इस तरीके से ये इंसान इम्यून हो गया और इस इम्यूनिटी को हम बोलेंगे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। इसको क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या टाइप्स हैं। शुरू से फिर बता देता हूं, दो कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी के दौरान हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एक्टिवेट होगा बजाते खुद, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में हमारी बॉडी कुछ नहीं करती, हमें रेडीमेड चम्मच मिलती है जिसके अंदर दवाई होती है,
ठीक है। फिर एक्टिव इम्यूनिटी के दो पार्ट्स है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी को हम वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। और इस एक और क्वेश्चन एक बात याद आई कि जहां पे आर्टिफिशियल हो, चाहे वो आर्टिफिशियल एक्टिव हो चाहे वो आर्टिफिशियल पैसिव हो, दोनों को मिला के कहा जाता है इम्यूनाइजेशन। दोनों को मिला के क्या कहा जाता है? इम्यूनाइजेशन। तो अगर व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन इज बेसिकली द आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल immunity which can be active और passive। ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीनेशन के थ्रू हो या हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी हो, इन दोनों को जो आर्टिफिशियल बेस्ड है इन दोनों को बोलते हैं हम इम्यूनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। इसी तरीके से वो जो एटेन्युएटेड या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पार्ट था, जो पैथोजन का पार्ट था, उसको हम बोलते हैं वैक्सीन। उसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन। समझ आ गई? तो दैट वाज ऑल अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसकी टाइप्स क्या क्या है। होप सो कि काफी सारी बातों का पता चल गया है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद हम प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें सबसे पहले हमने सीखना है कि जो ब्लड है उसके अंदर किस किस तरह के ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट हैं और उनका काम क्या है। फिर बी सेल्स और टी सेल्स को थोड़ा सा समझेंगे और उनके समझने के बाद इंशाल्लाह हम सेल मीडिएटेड और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी को तसल्ली से समझने वाले हैं और साथ में एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर जो काफी इंपॉर्टेंट है उसको भी सीखने वाले हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम कंप्लीमेंट सिस्टम को एक कॉलेज लेवल से हट के बड़े लेवल पे थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि कंप्लीमेंट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको हम पहले 40-45 मिनट के लिए डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वो कुछ ज्यादा उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि वो कंप्लीमेंट सिस्टम का सिर्फ एक पहलू जो है वो डिस्कस हुआ है उसमें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।